गरीबों के मकानों पर सियासत खूब चलती है, कहीं आग रख देना, कहीं चांदनी रखना। राजस्थान में भी जिस तरह की सियासत चल रही है, कहीं आग रखी जा रही है तो कहीं चांदनी। आज सियासत की बात करेंगे। आज बात करेंगे कि क्यूड़ीलाल मीणा क्यों अकेले भागे भागे फिर रहे हैं। बात करेंगे हनुमान बेनीवाल को गुस्सा क्यों आता है और उनके गुस्से के बाद प्रतिक्रियावश किसकी भुजाएं फड़क रही है। बात करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा ने कैसे करारा जवाब दिया है। मगर शुरुआत कर लेते हैं आम आदमी की खबर से। राजेश शर्मा जयपुर में एक थाने के अंदर सड़क से आगों में लिपटा हुआ दौड़ता हुआ वो थाने के अंदर गया और दम तोड़ दिया, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, 1,17,00,000 लौटा चुका था, मगर कर्ज पर ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। थाने गया वो, थाने वालों ने भगा दिया, क्योंकि जिसने कर्ज दिया था कैलाश महेश्वरी, उसके पुलिस वालों से अच्छे रिश्ते थे। कहा जा रहा है कि 50,000 रुपया उसने पुलिस थाने में पहुंचा दिया और उसके बाद मजबूरन राजेश शर्मा लपटों में सड़कों पर घिरा हुआ थाने के अंदर जान दे दी। जान देने से पहले जो कुछ उसने कहा, उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन के बाद अरेस्ट किए गए हैं अपराधी, जो कह रहे हैं हम बाहर आने ही वाले हैं। और उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, क्योंकि उसकी जमीन जायदाद जो उन्होंने गिरवी रखी थी, इसलिए खुश हैं कि वो मर गया, अब हमारा हो गया। अगर सरकार के पास जमीर जिंदा है तो सारे कागजात उसके परिवार को लौटाने चाहिए। मगर कहीं भी किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। सरकार जयपुर में रहती है कि आग के लपटों में लिपटा हुआ व्यक्ति सूदखोरी से परेशान होकर थाने में जान दे दिया। थाने के बाहर सीसीटीवी लगे रहते हैं और थाने के अंदर सीसीटीवी लगे रहते हैं। बात बात पर सीसीटीवी उपलब्ध कराने वाली पुलिस अपनी सीसीटीवी लेकर भाग खड़ी हुई। क्या डिलीट कर दी? पता नहीं। एक दृश्य तक बाहर नहीं आने दिया पुलिस ने अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए। और यह सब कुछ हो रहा है जहां पर राजस्थान की सरकार बैठी हुई है। किस पर भरोसा करें? पता नहीं कब राजस्थान पुलिस के मुखिया अपने पद पर काबिज होंगे। कहा जा रहा है कि आज हो जाएंगे। राजीव शर्मा ओबीसी से आते हैं और कहा जा रहा है कि इनकी नियुक्ति काबिलियत के साथ साथ जातिगत समीकरणों को साधते हुए की गई है। वैसे हर शर्मा ब्राह्मण नहीं होता। लौटते हैं सियासत की तरफ। डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा जयपुर से दूर गुजरात सीमा पर सिरोही में पहुंचे। मैं अक्सर कहता हूं कि यह शख्स कितना भागता है, कितना दौड़ता है। रिसर्च के लिए बाबा को उनकी आयु हमेशा बनी रहे, हमेशा जीवित रहे, मगर देह दान कर देना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को फायदा मिले कि इतनी ऊर्जा कहां से एक नौजवान नेता को इस उम्र में मिलती है। सिरोही पहुंचे आज बायोडीजल को लेकर। अब बायोडीजल ग्रामीण एवं कृषि मंत्रालय के अंदर आता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और कहा जा रहा है कि सिरोही में ये जो लाइसेंस खत्म हो चुका था 2022 में, वो सारे कंपनियां यहां पर बायोडीजल का काम कर रही थीं गुजरात और राजस्थान की सीमा पर। तो नकली खाद, सब स्टैंडर्ड बीज, नकली कीटनाशक के बाद अब बायोडीजल पर क्यूड़ीलाल मीणा का छापा पड़ रहा है। वैसे क्यूड़ीलाल मीणा छापा तो मार रहे हैं, मगर क्या आपने सरकार के किसी भी मंत्री के मुंह से सुना है कि डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा अच्छा काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री से शायद
इनकी मीटिंग भी नहीं हुई। कृषि विभाग की मीटिंग हुई थी, पता नहीं ये गए या नहीं गए, तस्वीर में तो नहीं दिख रहे थे। पर सचिन पायलट एकमात्र ऐसा नेता थे जो इनके कामकाज को सराहा और कहा कि ये नकली बना रहे थे लोग, ये अपराध कर रहे थे और ये कृषि मंत्री एक्सपोज कर रहे हैं। मगर उन्होंने जो एक लाइन जोड़ी साथ में कि न जाने किनको एक्सपोज कर रहे हैं, उस पर बिफर गए थे। सचिन पायलट ने सही ही कहा है, ये एक्सपोज होना ही तो है। किसको एक्सपोज कर रहे हैं? जो सत्ता पक्ष के तरफ से कोई तारीफ ही नहीं आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी तारीफ नहीं आ रही है इतने मेहनत के बाद। तो मुझे लग रहा है कि बाबा भले ही अर्थ का अनर्थ समझ गए हों, मगर सचिन पायलट ने सारी बातें बिल्कुल सही कही थी, बाबा के पक्ष में कही थी, फिर से सुनना चाहिए। पर आज डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर ढुलमुल रवैया दिखाते हुए दिखे। बाबा के लब खामोश क्यों हैं? ये भी एक पहेली है। क्यूरीलाल मीणा ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ये बात सही है कि पिछली सब कमेटी ने इसे रद्द करने की सिफारिश की थी, मगर चूंकि ये मामला सब जुडिस है इसलिए मैं मुंह नहीं खोलूंगा। अब ये मामला पहले सब जुडिस था, तभी आप मुंह खोल रहे थे डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा जी। अब मुंह नहीं खोलेंगे, ये कहना थोड़ा सा चुभ रहा है। क्या पता सरकार के अंदर होने की अनुशासन की एक व्यवस्था भी होती है और मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति एक जिम्मेदारी भी होती है। अच्छी बात है, अपनी सरकार के खिलाफ बोलकर मंत्रिमंडल में रहा नहीं जा सकता है। डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा के लिए जरूरी ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोलें, जरूरी ये है कि वो किसानों को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। हम तो इसी में खुश हैं। मगर गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर फिर से उन्होंने धमकी दी। क्या बोला है, सुनिए एक बार। पहला चिट्ठा मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पहला चिट्ठा उजागर करने में सार्वजनिक इसलिए नहीं उजागर कर रहा, पर पहले सरकार में मैंने बता दिया था 18 में से 17 इसमें हमारी सरकार में आके 56 थानेदारों को जेल के शीशी पर रोक लाएंगे और 2 आरकेसी के मेंबरों को जेल में डाला है। तो पिछले सरकार ने जवानों को ठगा, किसानों को ठगा। किसानों का आप देख के जो मैं जा रहा हूँ, और बीज ही नकली है, खाद ही नकली है, पेस्टिसाइड नहीं है, किसान की खेती बर्बाद हो रही है, किसान का खेत बंजर बन रहा है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो रहा है। ये सब पिछले राज्य को पड़ा है। और जो डोटासरा जी के बारे में पूछा है तो मैंने ऐसे दे दिया, पता लगता है। सर, ऐसे भर्ती को लेकर के प्रदेश सभा में आई थी, इस मुद्दे को बहुत बुलाया था, इसको लेकर भाजपा को फायदा हुआ, लेकिन ऐसे भर्ती का सरकार ने ले लिया। सरकार करेगी कैसे भर्ती को रद्द करेगी? आपने भी कहा कि ऐसे भर्ती का करेगी। मैंने तो असल में सरकार ने सब कैबिनेट सब कमेटी बनाई, उसमें एक रिपोर्ट दी, क्योंकि ऐसे विवादास्पद मामलों में सरकार आमतौर पर कैबिनेट सब कमेटी बनाती है। उसने ये माना कि रद्द किया जाना ठीक नहीं, कोर्ट में पेश कर दिया मामला। कोर्ट में बोलना चाहता नहीं चाहता, तो मामला नहीं समझ गया, बोलना नहीं चाहता क्योंकि मामला सब जुडिस है। गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कहा कि मेरे पास उनके ऐसे कबाड़े हैं कि मैं उन्हें उजागर नहीं करना चाहता हूं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उनके कुछ मामले हमने एसओजी को दिए हैं, आने वाले दिनों में आप उसे देखोगे। ये बड़ा हमला है गोविंद सिंह डोटासरा पर। उधर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा पर हमला किया और कहा कि कह रहे थे कि 400 फर्जी हैं, 400 फर्जी हैं। अब उनकी सरकार कह रही है कि 56 ही हैं, तो
अब क्या बोलेंगे? क्या इस्तीफा देंगे? क्या गलत बयानी की थी इसके लिए माफी मांगेंगे? वो लगातार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इस मसले पर घेर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए थे तो हमने तुरंत सभी लोगों को गिरफ्तार किया था और परीक्षा रद्द कर दिया था। ये झूठ है। सुरेश ढाका रीट परीक्षा का मास्टरमाइंड अब तक फरार है। ये भी झूठ है कि हमने परीक्षा तुरंत रद्द कर दी थी। हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा था, हमें याद है। खैर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार ने क्यों पलटी मारी है, अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है। मगर जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तो ऐसा माना जा रहा है कि इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में थे। फिर क्या कोई तीसरा व्यक्ति आया है? क्या कोई दिल्ली से आया है? क्या अन्य राज्यों में रहा गया हुआ कोई महामंत्री है? कई तरह के बयान हवाओं में है। सोशल मीडिया में अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री सब कमेटी के रिपोर्ट से बंधे हुए हैं, तो जब पहले उन्होंने रिपोर्ट मंगा ली तो फिर दूसरी बार सब कमेटी क्यों बनाई? और दूसरी सब कमेटी ने ऐसा क्या पाया जो पहली में गलत थी? और जो गलत थी तो क्या गलत थी ये कहना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस मामले में कोई झोल है जो समय आने पर खुलेगा। और एसओजी अगर वाकई में सरकार गंभीर है इस परीक्षा में लोगों को तत्काल पकड़ने के लिए, तो फिर एसओजी कैसे इस जांच को आगे बढ़ाएगी तेजी से? इस बारे में सरकार ने कोई रूपरेखा नहीं रखी है। वही अफसर लगे हुए हैं जो कुछ अफसरों के रिटायरमेंट के बाद वहां पर लगे हुए थे, और वैसे ही धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। कहा जा रहा है कि एसओजी में भी अब इस भर्ती के जांच के प्रति कोई उत्साह बाकी नहीं रह गया है। इसलिए जो फरार व्यक्ति हैं उन्हें भी पकड़ने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की जा रही है। यह कहने के बाद कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, इस परीक्षा की जांच एक तरह से ठप पड़ गई है, जो अक्सर हर परीक्षा के साथ होता है। सरकार ने कोई रोड मैप नहीं दिया है। होना तो यह चाहिए था कि सरकार ने किन्हीं परिस्थितियों में निर्दोष अभ्यर्थियों के परीक्षार्थियों के हित में ही सही अगर फैसला लिया कि परीक्षा रद्द नहीं किया जाएगा, तो इसके जांच का रोड मैप भी साथ के साथ एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कर रखनी चाहिए थी। इसके अलावा जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है 56, वो सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर वापस नहीं लग जाएं, इसकी क्या गारंटी है? क्या विधानसभा में इसके लिए अलग से कोई कानून लाया जाएगा? क्योंकि कोर्ट से अगर उन्हें इजाजत मिलती है तो फिर जिस तरह से जमानत लेकर आ रहे हैं इजाजत लेकर भी आ जाएंगे, तो क्या वो थानेदार बनेंगे? कई इसमें इतने तरह के झोल हैं जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और देखिए, अभी भी ऐसी बात नहीं है कि परीक्षा रद्द नहीं हो सकती है। ये सारे जवाब जो सरकार ने कोर्ट में दिए हैं कल, ये पहले भी देती आ रही है। पहले इधर से उधर से देती थी, सीधे नाक पकड़ने के बजाय नाक इधर से पकड़ती थी हाथ घुमाकर, बस इतना ही अंतर है। मगर वो नाक ही पकड़ रही थी, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है जो सरकार ने कहा है। बस एसओजी के बारे में कहा है वो नया है। अब देखिए, उम्मीदें हैं कि कोर्ट सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अगर परीक्षा को रद्द नहीं भी करता है तो कोई बीच का रास्ता निकालेगा, जिससे जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो अपने तमाम मेधा के बावजूद पीछे रह गए हैं, उन्हें मौका मिलेगा। मगर हनुमान बेनीवाल इन दिनों बेहद गुस्से में हैं, और गुस्से में ऐसे हैं कि उन्होंने कह दिया कि मेरी वजह से ही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। अगर मैं वसुंधरा राजे से झगड़ा नहीं करता तो भजनलाल शर्मा बीजेपी दफ्तर में झाड़ू लगा रहे होते। जवाहर सिंह बेगम के बारे में भी न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोला। जाहिर सी बात है कि हनुमान बेनीवाल इतने लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, अपेक्षित परिणाम ना मिलने से
किसी का भी गुस्सा होना लाजमी है, मगर गुस्से में भी संयम बरतना होगा। इन्हें हर किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अब किरोड़ीलाल मीणा को कह दिया कि ट्रंप से भी ऊपर है, ट्रंप को भी इन्होंने बनाया होगा। सचिन पायलट पर लगातार हमला बोलते रहते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोलते ही रहते हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल को एक साथ सभी फ्रंट नहीं खोलना चाहिए। अभी वो सरकार के साथ लड़ रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, मगर इनका दर्द भी लाजमी है। एसआई भर्ती हुई, रद्द करने के लिए याचिका की। उस वक्त सरकार ने जो जवाब दिया उस समिति की आड़ के अंदर, कि उस समिति का ये जवाब है कि भर्ती रद्द नहीं। और उस समिति तो बहुत पहले जवाब दे चुके। एक बार तो उस समिति ने पहले कह दिया था कि भर्ती रद्द होना चाहिए। और एसओजी के एडीजी के हाईकोर्ट के अंदर बयान हुए, जिसमें एसओजी के एडीजी ने कहा कि व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। हम 500 ज्यादा भर्ती इसके अंदर है, आर्थिक पीएचक्यू ने कहा, डब्ल्यूएजी ने कहा, और उप समिति में मान रही थी। आज अचानक उप समिति को क्या हो गया कि सरकार को ये जवाब पेश करना पड़ा। और सरकार एक बात और भी कह रही है, कह रही उप समिति कह रही भर्ती रद्द नहीं करेंगे, और दूसरी बात ये भी कह रही कि अभी भर्ती रद्द करना जल्दबाजी होगी। आप बताइए, दोहरा जवाब हाईकोर्ट के अंदर, वो तो हाईकोर्ट को निर्णय करना क्या करता है। अब इसके अंदर उप समिति की जो नाराजगी है वो व्यक्तिगत महज से नाराजगी उप समिति की। उप समिति के अंदर जोगलाराम जिसकी पोती नकल करके पकड़ी गई, जवाहर मैडम जिसका दामाद जिसको सीधे ढूंढ रही है, और जवाहर मैडम का भारी विरोध। जब से भरतपुर से लौट कर आए हैं, जवाहर सिंह बेडम के पीछे भी पड़े हुए हैं। जवाहर सिंह बेडम को भी पहली बार देखा मैंने इस तरह से वो प्रतिक्रिया देते हुए, वो भी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाए बिना ये काम होगा नहीं, मगर दिल्ली जाना इतना आसान भी नहीं है। कुछ लोग मजे भी ले रहे हैं कि पता नहीं हनुमान बेनीवाल को किसी ने कह दिया था कि कोर्ट रद्द करने वाली है भर्ती, अब बैठ गए हैं, मन का हो नहीं रहा है, तो गुस्से में सबको लपेट रहे हैं। मगर हनुमान बेनीवाल उन बच्चों के साथ बैठे हैं जो इस इंसाफ की लड़ाई में लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, और वो गए थे हनुमान बेनीवाल के पास जहां पर उन्होंने वादा किया था। और वादा करने के बाद नहीं बैठ रहे थे तो भी लोग मजे ले रहे थे कि कब बैठोगे, कब बैठोगे, कब बैठोगे। अब बैठ गए तो कह रहे हैं कि इसलिए बैठा था कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी थी। मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि विषयों से भटके नहीं। अगर वो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं तो इस तरह सभी नेताओं पर टारगेट करने से कई बार उन जाति के नेताओं में भी गुस्सा आता है, उनके जातिगत समर्थकों में भी आता है। क्योंकि कितना भी हम कुछ कह लें, ये समाज अभी भी जाति और धर्म के नाम पर बुरी तरह से बटा हुआ है। पढ़ा लिखा आदमी पैंट के नीचे जाति और धर्म का लंगोटा बांधकर घूम रहा है। इस देश की सच्चाई यही है। जवाहर सिंह बेडम ने चुनौती दी है कि हनुमान बेनीवाल अगर राजस्थान के रहने वाले हैं तो हम भी राजस्थान के रहने वाले हैं। कुएं के अंदर जिस तरह से बोलोगे आवाज वैसे ही आएगी। सुनिए। वरना आप ये भी सोचें कि आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो और लोग भी राजस्थान के निवासी हैं। ये तो जो ब्रह्मांड है, ये वायुमंडल है, कुएं की तरह है। कुएं में झुकते जैसा कोई बोलता है वो आवाज उल्टी वापस आ जाती है। आपको शोभा नहीं देता, मैं समझ सकता हूँ। आपको ईश्वर सद्बुद्धि देगा, आप सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। हालांकि 3.5 मिनट का वीडियो है। उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पत्नी खींवसर से हारी उसकी खीज मिटा रहे हैं। उस पर तफसील से उन्होंने कहा है किस तरह से राजपूत समाज को टारगेट किया, किस तरह से दूसरे समाज को टारगेट कर रहे हैं, पूरा समझाते हुए जवाहर सिंह बेडम ने वीडियो बनाया है। आजकल वीडियो बनाना आसान है, किसी को भी जवाब देने के लिए आमने सामने होना नहीं पड़ता है। भजन लाल शर्मा इन सब चीजों से दूर, बेफिक्र। कहीं देखिए कैसे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। और ये जो एडक कमेटी बनी है, उस एडक क्रिकेट वाली नेता पुत्रों वाली, इसमें कन्वीनर बनाए गए हैं नए डीडी कुमावत। वो सभी लोग स्वागत कर रहे हैं भजन लाल शर्मा के।
भजनलाल शर्मा इन सारी चिल्लापों से दूर अपने रास्ते में लगे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि इस छोटी मोटी सियासत में फंसने के बजाय हम कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग याद रखें। अब देखिए, चुनौती भी देने लगे हैं, कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि अशोक गहलोत अपने 5 साल के कामकाज की तुलना हमारे 1.5 साल से कर लें। अब ये चुनौती इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि अशोक गहलोत सरकार में 18 में से 17 पेपर लीक हुए, हम कम से कम पेपर तो लीक नहीं होने दे रहे हैं। अशोक गहलोत में 25 लाख तक की स्वास्थ्य गारंटी योजना आई थी, उसमें से चिरंजीवी किसी को कहीं 25 लाख मिला नहीं, 5 आदमी भी नहीं मिलेंगे, इसको 10 लाख मिला है। उड़ान योजना आई थी जो मुफ्त दवा योजना के बजट काट कर दे दिया था। तो अगर वो चुनौती अशोक गहलोत स्वीकार करेंगे तो बहुत बुरी तरह से मुंह की खाएंगे, वो जानते हैं। लिहाजा भजनलाल शर्मा उन्हें चुनौती दे रहे हैं। पर देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार में गली गली चौराहे चौराहे पर भ्रष्टाचार हो रहा था, मगर भजनलाल शर्मा के सरकार में भ्रष्टाचार शोरूम में चला गया है। वहां पर जो काम कह रहे हैं लोग 5-10 लाख में हो जा रहा था, वही काम अब 50 लाख 1 करोड़ में हो रहा है। वहां पर चवन्ने भ्रष्टाचार की सुपारी लेते थे, यहां पर बड़े लोग ले रहे हैं, इसलिए कीमत बड़ी हो जा रही है। अब भजनलाल शर्मा को सीधे फीडबैक लेना होगा और जो चुनकर लोग उनके जन सुनवाई में भेजते हैं, उस बैरियर को हटाकर सीधे वो जो अधिकारी पैसे खा रहे हैं, चाहे बस्सी के हों, चाकसू के हों, कलेक्ट्रेट में बैठा हो, जेडीए में बैठा हो, उन सब के बारे में जानकारी लेकर और फर्स्ट हैंड कार्रवाई करनी पड़ेगी। वरना फिर लोग वही कहेंगे, चौराहे से खरीदो या शोरूम से खरीदो, माल तो वही है, दाम का फर्क है। इधर ये होटल बड़े दिनों बाद देखने को मिला, फेयरमाउंट होटल, जहां पर अशोक गहलोत ने सियासी संकट के दौरान अपने विधायकों को रखा था और उस वक्त भी छापे पड़े थे इस होटल पर, क्योंकि वैभव गहलोत की टैक्सी कंपनी के इन्वेस्टमेंट और इस होटल के इन्वेस्टमेंट को जोड़कर देखा गया था फेयरमाउंट होटल के। अब इस बार कहा जा रहा है कि महादेव ऐप को लेकर ईडी जो रेड डाल रही है, उसे देखते हुए फेयरमाउंट होटल में छापे पड़े हैं। मगर इसकी भी एक अजीब कहानी है। फेयरमाउंट होटल पर ईडी छापे नहीं डाल सकती थी, ये भी करामात डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा की है। वहां पर बंजारा बसे हुए थे, बंजारों को फेयरमाउंट के मालिकों ने अपने अशोक गहलोत सरकार के दौरान पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन से बेदखल करवा दिया, जो 25 साल से बसे थे। चुपचाप एक व्यक्ति को भेजकर डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा ने उन बंजारों से फेयरमाउंट होटल के मालिक के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया और उस मुकदमा को ऐसे दर्ज कराया कि एसएचओ को पता ही नहीं चला। और जैसे ही कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, ईडी उस केस को टेकअप कर लेती है। और इस तरह से यहां भी डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा का दिमाग ही काम किया था। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।